दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज हम आपसे बात करने वाले हैं। देखिए, हमने आपसे कहा था कि हम अनवरत जो है आपकी यूपी टेट लेवल और यूपी पुलिस की कक्षाएं अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। आज आपकी वह शुरुआत होने वाली है। देखिए, आज हम आपकी यह वीडियो जो है शाम 7 बजे आपके लिए मैं अपलोड करूंगा। मैं आपका फीडबैक अवश्य चाहूंगा कि यहाँ जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, क्या वह आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं, क्योंकि यह चीज जानना जो है हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। तो चलिए, फिलहाल के लिए हम पहला आपका जो लेक्चर है आपके सामने हमने लिखा है यूपी टीईटी हिंदी पाठ्यक्रम 1 से 5 तक। देखिए, हम आपसे आज की चर्चा में शामिल कर रहे हैं जो आपका यूपी टेट लेवल का हिंदी का पाठ्यक्रम होता है प्राइमरी स्तर का, उस पर मैं बेहतरीन तरीके से आपसे बात करूंगा। देखिए, कोई चीज शुरू करने से पहले आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वह होता है कि उस चीज का पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम मीन्स आपका होता है, देखिए अगर हम बात करें पाठ्यक्रम क्या होता है, एक छोटी सी चीज आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगर कोई पूछता है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, तो आप पाठ्यक्रम के अंतर्गत बताएंगे। जैसे एक चीज अगर हम एकदम देहाती लैंग्वेज में अगर आपको समझाना चाहें तो आप एक चीज जानते होंगे, जैसे अगर हम बात करें यहाँ एक आपका अगर हम आपके देहात में ले जाए एकदम, तो यहाँ एक खूंटा होता है। जैसे आप भैंस भी जानते होंगे, गाय, ये सब जानते होंगे, ठीक है। और अगर इसी में यहाँ आपका खूंटा, इसी के अंतर्गत आपकी भैंस यहाँ बंधी हुई है, ठीक है। अब ये भैंस क्या करेगी, जितना उसका रस्सी होगा वो इसी रस्सी के अंदर ही टहलेगी, ठीक है। तो यही काम आपका पाठ्यक्रम करता है। यहाँ आपका पाठ्यक्रम होता है और पाठ्यक्रम आपका वह बताता है, मीन्स सिलेबस आपका वह बताता है कि आपको इसी सिलेबस के अंदर रहना है। अगर आप इसके बाहर जाते हैं तो आप अपने सिलेबस से भटक रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल के लिए सबसे पहली चीज यहाँ लिखी गई है, आप देख रहे हैं हिंदी है हमारा, हिंदी का पाठ्यक्रम। ये मैं सभी जो है जितने भी आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं यूपी टेट लेवल का, तो सभी सब्जेक्ट का मैं एक एक करके आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए, यहाँ लिखा गया है परीक्षा अवधि जो आपका यूपी टेट होता है, यूपी टीईटी जो आपका होता है वह 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है, मीन्स जो है 150 मिनट का। उसके अंतर्गत आपके कितने सब्जेक्ट आते हैं या मैंने आज की इस लेक्चर में शामिल किया है, बाकी चीजें जब मैं आगे प्रोवाइड करूंगा तो यह चीजें उसमें नहीं रहेंगी, ठीक है। देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज लिखी गई है, आप देख पा रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षण विधि। बाल विकास एवं शिक्षण विधि की अगर हम बात करें तो इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे हैं भाषा प्रथम, ठीक है, हिंदी। आपका जो हिंदी होता है, हिंदी का सिलेबस मैंने यहाँ लिखा है। हिंदी जो आपकी होती है वह भी आपकी 30 नंबर की होती है। और हम बात करें, यहाँ आपका ऑप्शनल होता है, पहला अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, मीन्स अगर देखा जाए आपको अंग्रेजी अगर अच्छी लग रही है तो आप अंग्रेजी को चूज कीजिएगा, उर्दू अगर अच्छा लग रहा है तो आप उर्दू को चूज कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप संस्कृत को चूज करके अपने स्कोर को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा गया है अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, ये 30 नंबर के ये भी होते हैं। तीनों में से आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है आप उस सब्जेक्ट को लेकर के अपने स्कोर में इजाफा करते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा गया है गणित। गणित यह सबके लिए कंपलसरी है और यह भी, यानी यह 4 सब्जेक्ट। यहाँ पर्यावरण लिखा गया है, यानी कि गणित भी आपकी 30 नंबर की आती है और जो है पर्यावरण अध्ययन भी आपका 30 नंबर का होता है, ठीक है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यह भी, मीन्स यह जो 4 सब्जेक्ट जो आपके होते हैं वो चारों आपके लिए कंपलसरी है। यहाँ अगर आप इन तीनों सब्जेक्ट में देख पा रहे हैं अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत, इन तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट लेना अनिवार्य होता है। यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। जैसे किसी किसी की इंग्लिश जो है स्ट्रांग होती है तो वह इंग्लिश को लेते हैं, जिसकी संस्कृत होती है वो संस्कृत को लेते हैं। ये हमारे कहने का जो है मतलब यही है कि आप इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को लेके आप चलते हैं। चलिए देखिए, यहाँ देखिए टोटल जो हमारा हुआ वो टोटल जो इन सभी को अगर हम मिला के बात करें तो 150 अंक के हमारे टोटल होता है। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो जनरल कैंडिडेट हैं वो जनरल के लिए यूपी टेट में जो है 90 नंबर पाना अनिवार्य होता है। और अगर वहीं हम बात करें ओबीसी और एससी और एसटी, इन कैंडिडेट के लिए 82 नंबर पाना जो है अनिवार्य होता है। इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए, अगर हम बात करें
करें, अब हिंदी का पाठ्यक्रम यही से आपका प्रारंभ होता है। ठीक है, हिंदी के पाठ्यक्रम में अगर हम आपसे कहें, आप देख पा रहे हैं हिंदी के पाठ्यक्रम में सबसे पहला लिखा गया है अपठित अनुच्छेद। ठीक है, अपठित अनुच्छेद में क्या, देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम हिंदी के पाठ्यक्रम में सिर्फ आपको यही बताएंगे कि क्या क्या चीज इसमें आती है, बाकी चीजें जब आपकी क्लास जो है स्टार्ट कराई जाएगी तो वहां चीजें उस क्लास में और अच्छी तरह से डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, जो आपका पहला पाठ्यक्रम होता है उसमें आपका अपठित अनुच्छेद होता है, मीन्स आपको पढ़कर उत्तर देना होता है। एक चीज आप जानते हैं, अनसीन पैसेज आप जानते होंगे। ठीक है, उसमें से पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देना होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज यूपी टेट की जो हिंदी की रीढ़ मानी जाती है, आप जानते हैं व्याकरण। ठीक है, व्याकरण के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यह आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना कोई बात नहीं। ठीक है, यह हिंदी वर्णमाला जो स्वर और व्यंजन की अगर हम बात करें तो इनमें से करीब करीब आपके अगर देखा जाए तो 8 क्वेश्चन 100% आना लाजमी है। ठीक है, 8 क्वेश्चन अगर आप हिंदी वर्णमाला को बेहतरीन तरीके से अपना तैयार कर लेते हैं तो यह मान के चलिए कि 8 क्वेश्चन कोई रोक नहीं सकता है आपका। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हमने हिंदी वर्णमाला का एक ऐसा जो है नोट्स तैयार किया है, अगर उस नोट्स को आप पढ़ते हैं तो मैं गारंटी के साथ यह कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका उस नोट्स से बाहर नहीं आएगा, यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है, और यहां नीचे लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में आप सभी जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको क ख ग घ सिखाया जाएगा। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में आपको आपके लेवल की चीजें बताई जाएंगी, ऐसा नहीं है कि आप जो समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए यहां लिखा गया है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। ठीक है, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान। और यहां लिखा गया है वाक्य रचना। ठीक है, आप वाक्य रचना कैसे करते हैं, इसके नीचे आप देख पा रहे हैं हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी। ठीक है, हिंदी के सभी ध्वनियों के अंतर की पारस्परिक जानकारी। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है, यहां देख पा रहे हैं हिंदी अंतर की जानकारी। उसके बाद आप देख पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से तीनों सकार लिखे गए हैं। ठीक है, तीनों सकार लिखे गए हैं, आप यहां देख पा रहे हैं। अगर यह तीनों सकार आते हैं तो इन तीनों में कहीं कभी कभी होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यह सा कौन सा है। अगर हम इस सा की बात करें तो कौन सा है, ये सा और ये तीनों सा में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो यह सा होता है, ठीक है, ये इस सा को आप तालव्य सा कहते हैं। ठीक है, इस सा को आप तालव्य सा कहते हैं। यह चीजें जब वर्णमाला पढ़ाई जाएंगी तो वहां आपको विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी। ठीक है, इसे आप तालव्य सा कहते हैं, इसे आप दंती सा कहते हैं, इसे आप मूर्धन्य सकार कहते हैं। इस चीज को आप कहीं नोट कर लीजिएगा क्योंकि यह बार बार पूछी जाने वाली चीजें हैं और बार बार आपको कंफ्यूजन्स क्रिएट करती हैं। चलिए देखिए, और अगर यह हम बात करें बा और वा में, जब कभी कभी कोई शब्द बोला जाता है तो आप जैसे अगर बाकी बोला जाए तो बाकी तो आप लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे शब्द आते हैं जहां आप बा और वा में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ड और ढ, ठीक है, ड और ढ और अंगा, इन सभी में आप कंफ्यूज होते हैं। और यहां लिखा गया है छ, इन दोनों को हम छ ही पढ़ते हैं। ठीक है, इन दोनों को हम छ ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर कहीं बोला जाए क्षत्रिय आप लिखिए या कक्षा लिखिए तो आप इनमें से कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्तनी में ये सब आते हैं। अगर वर्तनी सुधार आपका आता है, यूपी टेट में 1 नंबर का आता है कि आप इसको वर्तनी के रूप में लिखिए। ठीक है, वर्तनी सुधार कीजिए तो वहां भी इन सभी का यूज किया जाता है। यहां अड़ा लिखा गया है और ये न लिखा गया है। इन सभी ध्वनियों के बारे में आपको जानना अति आवश्यक होता है। नीचे यहां लिखा जा रहा है कि हिंदी भाषा में सभी ध्वनियों वर्णों अनुस्वार अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। आप जानते होंगे, जैसे अगर हम बात करें जो है चांद, यहां आप लिख दें, हम आंख लिख दें तो आप यहां क्या कहेंगे, यह क्या है आपका, यहां आप कहेंगे चंद्र बिंदु है। ठीक है, यह इसे हम अनुनासिक कहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, यहां लिखा गया है, देखिए अनुस्वार अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु, इन सभी में आपको अंतर क्या करना होता है, इसे आप बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसका भी यूज अगर देखा जाए तो अक्सर जो होता है ये अनुनासिक और अनुस्वार और चंद्र बिंदु का जो अंतर होता है, यह भी आपसे
लगातार जो है पूछा जाता है कहाँ, ये वर्तनी सुधार में पूछा जाता है। लोग छोटी छोटी चीज़ों को गलत करके चले आते हैं और जब आके आप मिलाते हैं तो आपको थोड़ी सी असहजता महसूस होती है कि यार हमने 1 नंबर का क्वेश्चन आता हुआ भी हमने गलत कर दिया। ठीक है, अच्छा वही चीज़ें हम आपको बताना चाहेंगे जब आपका जो कल से क्लास चालू किया जाएगा तो इन सभी के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बेहतरीन तरीके से दावा है कि आपको समझ में जरूर आएगा। यहाँ नीचे लिखा गया है, देखिए आप देख पा रहे हैं संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों से बने शब्द। ठीक है, संयुक्ताक्षर आप समझ सकते हैं संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। और अनुनासिक ध्वनि हो, देखिए अनुनासिक यहाँ भी आया, हमने अनुनासिक यहाँ भी लिखा है और अनुनासिक यहाँ भी आया। बार बार ये सब चीजें आपके बीच में आएंगे। मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आपने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप डेमो के तौर पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर हिंदी की कुछ जो है चैप्टर्स पड़े हुए हैं, उससे आप देख करके आप अपने आप को परखिएगा। चलिए देखिए यहाँ लिखा गया है संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों से बने शब्द, और यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार की मात्राएं। मात्रा आपको पढ़ना है, छोटा बड़ा पढ़ना है। आप एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अब इससे आसान तो हमें तो नहीं लगता आपके इस सिलेबस में हिंदी के कुछ रखा जाए। ठीक है, आपको मात्रा का ज्ञान होना अनिवार्य है। नीचे आप देख पा रहे हैं लिखा गया है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। विराम चिन्हों को आपको पढ़ना क्या है, अल्प विराम पढ़ना है, अर्ध विराम पढ़ना है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग कहाँ आपको करना है, इन सभी को पढ़ना है। अच्छा, मैं इतना ही आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जितने ही विराम चिन्ह हैं, जितने भी विराम चिन्ह होते हैं सभी को मैं पढ़ाऊंगा। और स्पेशली रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके सिलेबस में ये सभी रखे गए हैं तो आपको इन सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, बट और भी जो बच रहे हैं उन पर भी मैं फोकस करते हुए आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। क्योंकि एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप जब यूपी टेट लेवल की चीजें पढ़िएगा तो आप यूपी टेट को ही मानकर मत पढ़िएगा, आप अपनी आगे की प्रिपरेशन को मान के पढ़िएगा। क्योंकि आप जानते हैं आप यूपी टेट के बाद सुपर टेट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आप यह मान के चलिएगा कि मुझे आगे सुपर टेट देना है। अगर आप यूपी टेट को मानकर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि आप अपने उस परीक्षा की दृष्टि से पढ़िएगा कि ताकि हमारा सुपर टेट में भी यह जो है लेक्चर काम करे। ठीक है, देखिए यहां लिखा गया है, हमने अभी आपसे बताया कि यह विराम चिन्हों का प्रयोग आप कैसे करेंगे, इन सभी के बारे में मैं बताऊंगा। यह तो आपको स्पेशल रूप से मैं बताऊंगा, लेकिन जो और भी बच रहे हैं उनको भी मैं विस्तृत रूप से चर्चा करते हुए आपको आगे की तरफ ले चलूंगा। नीचे लिखा गया है विलोम। विलोम समानार्थी, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्द। ठीक है, अब विलोम, अब इससे आसान तो और कुछ नहीं हो सकता। विलोम थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, आपको याद करना होगा। देखिए मैं एक चीज और कहूंगा, मैं आपको लगभग 100 से 150 विलोम शब्द दूंगा, वह जो कि लगातार विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यार बाहर से कहीं नहीं आता, वो अगर देखा जाए जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं को निचोड़ लिया जाता है और उस निचोड़ से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है विलोम शब्द में वही चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, नीचे लिखा गया है समानार्थी शब्द, तुकांत और अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले शब्द। आप इन विलोम शब्द से परिचित होंगे। यहाँ समानार्थी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तुकांत, अतुकांत तथा समान ध्वनियों वाले। देखिए अभी आपके लिए मैं कुछ नहीं बताऊंगा, फिलहाल के लिए सिर्फ आप सिलेबस से परिचित हो जाइए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। बाकी चीजें मैं आगे जब विस्तृत रूप से आपसे चर्चा करूंगा तो एक भी टॉपिक इसमें से छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो जाए। ठीक है, नीचे लिखा जा रहा है संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया विशेषण के भेद। अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और विशेषण के कितने भेद होते हैं, इन सभी के भेद पर चर्चा करते हुए मैं आगे की तरफ आपको ले चलूंगा। अब यह चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे भी क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, यहां आप देख पा रहे हैं वचन, लिंग तथा काल की जानकारी। अब जरा सा आप विचार करें, देखिए अगर हम हिंदी और संस्कृत का आपस में कंपैरिजन करें तो वचन जो है आप एक वचन और बहुवचन हिंदी में जानते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन हिंदी में जानते हैं, और अगर वहीं हम बात करें संस्कृत में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 हो जाते हैं। लिंग की अगर हम बात करें तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं हिंदी में, लेकिन अगर हम बात करें आपसे जो है संस्कृत में, तो संस्कृत
संस्कृत में आपके लिंगों की संख्या जो हो जाती है वह 3 हो जाती है, वहां पर नपुंसक लिंग की संख्या बढ़ जाती है। वही अगर हम बात करें काल की, तो काल का भी वही चक्रण है, हिंदी में कुछ होते हैं और जो है संस्कृत में आपके काल कुछ होते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से मैं बात करूंगा। मैं आपसे फिर एक बार कहूंगा कि दोस्त, अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहां पर मैथ्स की वीडियो पड़ी हुई है, हिंदी की कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप डेमो के तौर पर वहां देखिएगा, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, शब्दों की पहचान, उनमें अंतर। ठीक है, प्रत्यय आपका क्या है, उपसर्ग क्या है, तत्सम क्या है, तद्भव, देशज, और यहां देखिए हमने विदेशज को छोड़ दिया है। ठीक है, विदेशज यहां आपका होना चाहिए, लिख लीजिए विदेशज। ठीक, विदेशज आपका हो गया। विदेशज शब्दों की पहचान व उनमें अंतर। अब यहां देखिए कहा जा रहा है कि प्रत्यय क्या होता है। अब जरा सा उपसर्ग और प्रत्यय तो आप सब जानते हैं, अगर आपने बीएड और बीटीसी किया है तो ऐसा तो है नहीं कि आपने उपसर्ग और प्रत्यय नहीं पढ़ा होगा, तत्सम और तद्भव नहीं पढ़ा होगा। हाँ, बस यही चीजें हैं कि आपको एक बार तरोताजा करने की जरूरत है। ठीक है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। शब्दों की पहचान आप किस प्रकार से करेंगे। आप जो है इस तत्सम और तद्भव में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, यह दावा है मेरा। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं लोकोक्तियां एवं मुहावरे का अर्थ। यह भी आपकी यूपी टेट में 1 नंबर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, यह प्रबल सत्य है। एक नंबर के लिए आपको लोकोक्तियां और मुहावरे बहुत सारे पढ़ने हैं। करीब या मान के चलिए कि हम आपको ज्यादा तो नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम 50 से 60 लोकोक्तियां और मुहावरे बताएंगे, जो कि वह प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपकी यूपी टेट में होते हैं। अच्छा, यहां आता है एक बहुत बड़ी चीज है संधि। संधि भी आपकी लगभग ये मान के चलिए कि 2 से 3 नंबरों की संधि पूछी जाती है। ठीक है, संधि के अंतर्गत आपकी आती है, पहली संधि है स्वर संधि, और इस स्वर संधि के अंतर्गत जो आपकी आती है पहली है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयाद संधि और यण संधि। ठीक है, दीर्घ संधि में क्या होता है, गुण संधि में क्या होता है, वृद्ध संधि और अयाद संधि, और यण संधि में क्या होता है। आज तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आज चर्चा करूंगा तो बाकी चीजें जो अभी आगे और आपको पढ़ना है, सबसे बड़ी चीज होती है आपकी वर्णमाला, और जब तक आपको वर्णमाला का ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको संधि का ज्ञान नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप फिलहाल के लिए आज का जो यह टॉपिक चल रहा है, सिर्फ आप यूपी टेट के हिंदी के सिलेबस से परिचित हो जाइए, उसके बाद एक एक करके मैं आपको जब शुरू करूंगा तो आपको पढ़कर मजा आएगा, यह मेरा दावा है। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं यह तो आपकी स्वर संधि के भेद हैं। अगर वही हम बात करें, स्वर संधि के बाद आपका आता है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे आप यहां देख पा रहे हैं लिखा गया है, यह अगला टॉपिक आपका है वाच्य। वाच्य के अंतर्गत लिखा गया है समास एवं अलंकार। समास एवं अलंकार दोनों चीजें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि समास, देखिए इसमें से जितनी भी चीजें अभी इस रो में लिखी गई, इधर की साइड में पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ज्यादातर क्वेश्चंस आपके इसी 2 कॉलम से पूछे जाते हैं। जो इधर लिखा गया है, यहाँ आपके पूरे जो जितनी टॉपिक यहाँ लिखी गई है, यहाँ आपकी जो चीजें लिखी गई हैं, यहाँ आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी तीव्र गति से सोच ले जाते हैं। बट यहाँ आपको कंठस्थ करने की जरूरत है, जो यहाँ चीजें नियम पढ़ने की जरूरत है। अगर आपको नियम कंफ्यूज होता है तो आप उत्तर को भी कंफ्यूजन की स्थिति में गलत कर देंगे। ठीक है, नीचे यहाँ देख पा रहे हैं वाच्य, समास एवं अलंकार, यह पढ़ने की जरूरत है। समास थोड़ा सा आपका ब्रॉड है, कंफ्यूजन्स बहुत क्रिएट होते हैं, लेकिन दावा है कि मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा। नीचे आप देख पा रहे हैं कवि एवं लेखकों की रचनाएं। देखिए यहां आपको मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, आपको मैं ट्रिकी मेथड से बताऊंगा कि कवियों एवं लेखकों की रचनाएं। मैं आपको कुछ गिने चुने कवि बताऊंगा, लेखक बताऊंगा और उनकी रचनाएं बताऊंगा कि यह कवि, इतने आप याद कर लीजिए, तो जो आपका भविष्य का यूपी टेट है वह आप क्रैक करने की स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं लिखा गया है भाषा विकास का अध्यापन। जाहिर सी बात है आप भाषा के बारे में यहाँ से परिचित होना शुरू करेंगे। अधिगम एवं अर्जन, अधिगम एवं अर्जन के बाद भाषा अध्यापन के सिद्धांत, यह चीज आपको पढ़ना है। यह आपके पढ़ने लायक चीजें हैं। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ आपको यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमने अभी आपसे बताया कि यह चीजें आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर डिपेंड करती हैं।
कि आप कितनी तीव्र गति से सोच ले जाते हैं। नीचे यहाँ लिखा जा रहा है सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार से एक उपकरण के रूप में सुनने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीचे आप देख पा रहे हैं मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों का संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ। हमने अभी आपसे बताया कि जब तक आप इन सभी को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, जब तक आप इन दोनों कॉलम को नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं एक एक करके अगर आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा तब जाके आप यहाँ चीजें समझ पाएंगे। आगे लिखा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ने की चुनौतियां, भाषा कठिनाइयां, त्रुटियों का विकार। ठीक है, यहां कहा जा रहा है आपसे एक कक्षा है, वहां पर आप भाषा को कैसे पढ़े के चुनौती देंगे और भाषा की जो कठिनाइयां हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो उन्हें कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, उसका निराकरण आप कैसे करेंगे, यह चीजें आपको पढ़ना है। नीचे आप देख पा रहे हैं भाषा कौशल। भाषा कौशल भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सुपर टेट की चीजें हैं जो यहाँ लिखी गई हैं, यह आपके सुपर टेट में 100% पूछी जाती है। भाषा कौशल जब आप जो है एजुकेशन पढ़ेंगे, मीन्स यहाँ देखिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि, तो वहां पर आपको भाषा कौशल बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। यहाँ आप देख पा रहे हैं भाषा बोध गम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, आपको इन सभी को पढ़ना है। बोलना क्या होता है, सुनना क्या होता है, पढ़ना लिखना क्या होता है। अब जरा सा विचार करें, आप बोलना नहीं जानते, कि सुनना नहीं जानते, कि पढ़ना नहीं जानते, कि लिखना नहीं जानते, यह चारों गुण आपके अंदर पाए जाते हैं। यहाँ नीचे लिखा जा रहा है अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन। ठीक है, इन सभी से आप परिचित हैं। अधिगम सामग्री जो आपके पढ़ने वाली चीजें, जैसे आपकी किताब हुई, पाठ्य पुस्तक भी आपकी वही है, मल्टीमीडिया आपका मोबाइल फोन हो गया, जो है टैबलेट हो गया, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, यह चीजें भी आप जानते हैं। और सबसे लास्ट का अगर हम बात करें तो इन सभी को पढ़ने के बाद आपका जो निचोड़ होता है उपचारात्मक अध्यापन होता है। यानी अगर आपको कहीं भी बच्चों को पढ़ाने के बाद समस्या हो रही है तो आप बच्चे का उपचार किस प्रकार से करेंगे, यह चीजें आपको पढ़ने की जरूरत आती है। ठीक है, देखिए यहाँ अगर कुछ चीज़ें आपको कन्फ्यूजन्स की स्थिति क्रिएट हो रही है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब मैं कल शाम से, अभी तो यह वीडियो आज की डेट में अपलोड होगा, ठीक है, और कल से जो आपकी सबसे पहले मैं शुरू करूँगा हिंदी वर्णमाला से। मैं अपठित अनुच्छेद को पहले छोड़ रहा हूँ, हिंदी वर्णमाला से हमारी शुरुआत है। और कल जब आप हिंदी वर्णमाला का लेक्चर देखेंगे तो प्लीज़ मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। और अगर आज की वीडियो में आपको कहीं भी कंफ्यूजन्स क्रिएट हुआ है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। और एक चीज़ मैं फिर कहूँगा कि आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वहां से भी ज्वाइन करके आप डायरेक्ट मैसेज करके अपने समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।